नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के बैनर तले आज भिवंडी शहर के सनोबर हाल में एक प्रोग्राम टीचरों की ट्रेनिंग के लिए रखा गया। इस वक्त हमारे पास इसी टीम से जिम्मेदार हैं। सर, इस प्रोग्राम के बारे में शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं जी टीम लीडर यहाँ पर काम करता हूँ। ये हुमाना पीपल टू पीपल के द्वारा थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। भिवंडी के अंदर हमारा ऑफिस है। यहाँ 50 टीचर ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए काम करते हैं। लगभग 1700 बच्चे ऐसे हैं जो इस साल हमने आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे उनका सर्वे किया और उसके बाद में उनको मेन स्ट्रीम के अंदर उनका एनरोल गवर्नमेंट स्कूल में करवा दिया है। ये बच्चे सिर्फ भिवंडी के हैं? भिवंडी थाने डिस्ट्रिक्ट के हैं। भिवंडी में इसमें लगभग 1200 बच्चे भिवंडी से हैं। तो किस तरह से ये वर्क होता है, बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है? हमारे पास में जो हमारे टीचर वॉलंटियर हैं वो कम्युनिटी में काम करते हैं, सर्वे करते हैं और बच्चों को फाइंड आउट करने के बाद सेंटर पर उनको पढ़ाते हैं। उसके बाद में उन बच्चों को, क्योंकि मेन मकसद है कि उनको मुख्य धारा में लाना बच्चों को, तो उन बच्चों को फिर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उनका एनरोल करवाया जाता है पढ़ाने के बाद में। तो इस वर्क के लिए आपकी जो टीम है कितने लोगों की? टोटल यहाँ पर हमारी 50 हमारे कम्युनिटी टीचर हैं और 5 हमारी मॉनिटरिंग के लोग हैं। टोटल 55 लोगों की टीम यहाँ पर काम करती है। आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा है। इस ताल्लुक से आप लोग किस तरह से काम करते हैं, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंसारी शाइस्ता है और हम लोग ऐसे काम करते हैं, फील्ड में सर्वे करवाते हैं, टीचर फाइंड करते हैं, स्लम फाइंड करते हैं, फिर हमारी टीचर्स स्टूडेंट फाइंड करती है, फिर उनको टीच करती है, फिर उनको स्कूल तक जोड़ती है। तो ये हमारा प्रोसेस शुरू होता है सर्वे से और ख़त्म होता है स्कूल तक जोड़ने से। तो हुमाना के इस प्रोजेक्ट में आप कब से काम कर रहे हैं? मैं पिछले 6 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। तो इस टीम वर्क में आपके साथ में कितनी लेडी या टीचर काम कर रहे हैं? अभी भिवंडी में हमारे साथ 37 काम कर रही है और पूरे प्रोजेक्ट में 50 टीचर हमारे साथ काम कर रही है। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं बच्चों को मुख्य धारा में जो समाज से कहीं ना कहीं कट गए हैं या उनकी एजुकेशन कहीं बीच में रुक गई है, उन्हें एजुकेशन से जोड़ना, समाज में लाना, ये एक कोशिश है हुमाना की। बहरहाल बहुत ही अच्छी कोशिश है। मॉरल एजुकेशन, तरबियत और अखलाकियात की तालीम दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपसे मुखातिब हूँ कि बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, बड़ी बड़ी स्कूलें, ये लंबे चौड़े इमारत, इन सभी में तालीम के ऊपर काम किया जा रहा है। ऐसी कोई इमारत, कोई बिल्डिंग, कोई स्कूल जिसके अंदर सिर्फ तरबियत, अखलाकियात और मॉरल के एजुकेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, आपकी नजर से गुजरी कि कोई कॉलेज है, कोई स्कूल? नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बतलाएं, हर इंसान को हायर एजुकेटेड होना, आला तालीम याफ्ता होना जरूरी है या हर इंसान को एक अच्छा इंसान होना जरूरी है? तो हमारी तो सारी कोशिश इस बात पर हो रही है कि हर इंसान एक हायर एजुकेटेड, आला तालीम याफ्ता हो जाए, हर इंसान एक अच्छा इंसान बने। इसके ऊपर न कोई सिलेबस है, न कोई इमारत बिल्डिंग है, न हमारी 8 पीरियड में कोई एक पीरियड है, न हमारी होमवर्क, हमारे क्लास वर्क में ऐसा कुछ है। जबकि जरूरत, आप मुझे फिर बतलाएं, तालीम के साथ तरबियत, अखलाकियात, मॉरल एजुकेशन हर इंसान की जरूरत है या नहीं है? जबकि आला तालीम हर इंसान के लिए जरूरी नहीं है। कम तालीम याफ्ता जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो अपनी जिंदगी भी अच्छी गुजार सकता है, अपनी कौम और समाज और इंसानियत के लिए भी वो मुफीद हो सकता है। लेकिन आला तालीम याफ्ता के अगर अखलाक अच्छे नहीं है तो वो अपनी जिंदगी भी अच्छी नहीं गुजार सकेगा, कौम मिल्लत और समाज को भी कुछ नहीं दे पाएगा। शायद वक्त ज्यादा हो चला है, आपका अभी लंच भी बाकी है, सुबह से चाय पानी हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हो गया है। तो आप 10-5 मिनट सुन बर्दाश्त करेंगे मुझे ना? अच्छा, बहुत अच्छे जज़ाकल्लाह, आपने परमिशन की इजाजत दी। तालीम का एक कतरा जहालत के समुंदर पर भारी है। सुन रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? तालीम का एक कतरा जहालत के समुंदर पर भारी है और इसी के साथ तरबियत और अखलाक का, मॉरल एजुकेशन का एक कतरा
तालीम के समुद्र पर भारी है। आप इस बात को गिरह से बांध कर रखें कि तालीम का आगाज अगर माँ की गोद से होता है तो तरबियत का आगाज माँ की कोख से होता है। हमें अपनी तरबियत, मॉरल एजुकेशन और अखलाकियात का आगाज उस वक्त, उस दिन से किया जाना चाहिए, कर देना चाहिए जिस दिन बच्चे की बुनियाद माँ के पेट में पड़ती है। हम तो ये सोचते हैं 2, 3, 4 सालों तक बच्चा है, अभी क्या सोच रहे हैं, उसकी क्या समझेगा, है ना, क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा, ये हमारी सोच है। आप गौर कीजिए, आला तालीम याफ्ता दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें जब शादी का मकाम आता है, मियाँ बीवी एक दूसरे से करीब होते हैं, उनका तस्वीर ये होता है कि 2 यूनिवर्सिटियां आपस में मिल रही हैं और इन 2 यूनिवर्सिटियों की मेहनत और कोशिश से जो औलाद वजूद में आएगी वो दुनिया की अजीम तरीन तालीम याफ्ता शख्सियत, प्रोफेसर, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली सलाहियत लेकर पैदा होगी। और हम और आप क्या सोचते हैं, शादी के बाद अगर 2-3 सालों तक औलाद ना हो, बच्चे ना हो, तो न जाने कितने दवा, इलाज, झाड़ फूक, मुल्ला, पंडित, मौलाना कहां से गुजरते हैं। औलाद की तो जल्दी है, लेकिन ये बच्चे और ये औलाद, आइए हमारे बीच में अभी भी हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बुशरा सैयद आई हैं और काफी बिजी शेड्यूल है। एक मीटिंग शूट कराई है और दूसरी मीटिंग एकदम मुंह फैलाए पड़ी है। इन्होंने कहा मैं ऐसे बावकार शख्सियात से जरूर रूबरू होना चाहूंगी जो दुनिया की मौसम तरीन शख्सियात में शुमार की जाती हैं। मेरी मुराद से असातिज़े कराम की है कि आप लोग नस्लों को परवान चढ़ाने, सालिह और अच्छे माशरे की तश्कील देने में, दीगरों को बनाने में, मुजरों को बसाने में आपसे बड़ा रोल किसी और फैकल्टीज का नहीं हो सकता। बहुत बड़ा रोल है आपका। तो आवाज माँ की कोख से होता है। जो काम हम करेंगे उस पीरियड में, उन अय्याम में जब माँ हामिला होती है, उन सब का नक्श बच्चे के दिलो दिमाग पर पड़ता है। आप सोचिए, बच्चे की पैदाइश के बाद कानों में अजान दी जाती, तकबीरात कही जाती है, ये इस्लामिक कंसेप्ट है। अगर उस वक्त वो बच्चा कुछ समझदार न होता तो ये तालीम क्यों दी जाती? हैरत होगी आपको जानकर, आपने पहले भी सुना होगा शायद कि सिर्फ 9 महीनों में जब बच्चा माँ के पेट में होता है 50% उसका दिमाग, उसका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। जब बच्चा पैदा होकर के दूसरी सालगिरह उसकी मनाई जाती है तो 85% उसका दिमाग कंप्लीट हो चुका होता है। सिर्फ 15% जो बचता है वो बाकिया 18 वर्षों तक कंप्लीट होता है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे सामने से अक्सर छोटे बच्चे जो गुजरते हैं स्कूल में, दरगाहों में, उससे पहले क्योंकि यहाँ सभी खातून असातिज़ा हैं तो उन सभी की गोद से, आंगन से वो बच्चे होकर गुजरने वाले हैं जो मुआशरा और समाज का हिस्सा बनने वाले हैं। अगर ये बच्चे हमारी नस्ल, हमारे खानदान का एक हिस्सा है, लेकिन इस मुआशरे के बनाने और बिगाड़ने का भी वो एक जरिया है। अगर हमने उनको बनाया, सजाया, संभाला नहीं, उनको तरबियत और अखलाकियात से आरास्ता नहीं किया है, तो याद रखिए सिर्फ तालीम, तालीम और तालीम का ढिढोरा पीटने वाली कौमें दुनिया की तबाही का सबब बन चुकी हैं, बन रही हैं। क्या तालीम में सब्जेक्ट क्लास स्कूल टॉप करने वाले बच्चों में चोरी, छेड़छाड़, नशाखोरी, व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक, माँ बाप की नाफरमानी, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म अदूली नहीं कर रहा? तो तालीम किस काम से नहीं? एक बच्चे की आदत खराब है, चोरी करता है, उसकी चोरी के नुकसानात आखिरत में उसकी जजा और उसके
सजा से अगर न डराया गया और उसको आला तालीम दिला दी गई, तो जो चोर पहले हथौड़ी मारकर ताला तोड़ करके चोरियां करता था, आवाज भी होती थी, वो डरता भी था, लोग सुनते भी थे, पकड़ते भी थे। अब तो आला तालीम उसके पास आ गई है, अब तो ऐसे टेक्निकल तरीके से चाबी बनाकर आसानी से ताला तोड़ कर चोरी कर लेगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो तरबियत और अखलाकियात लाज़िम और जरूरी है। हमारी फिक्र है कि हर इंसान को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश और हमारी एक्टिविटी ये है कि हर इंसान आला तालीम याफ्ता बने, हर इंसान अच्छा इंसान बने। इसकी जानिब हमारी पेशरफ, हमारी तवज्जो, हमारी सोच बहुत कम है। और सिर्फ हमारी ज़रूरत हमारे सामने बैठे या असातिज़ा ये घुमाना कदम टू कदम ही नहीं, ये पूरे समाज और माशरे का यही हाल बन चुका है। अब गौर कीजिए, भिवंडी शहर की मैं बात करूंगा। पिछले हफ्ते में 4 दिनों के अंदर 2 ऐसे वाकयात पेश आए हैं जो पूरे शहर को झिझोड़ कर रखते थे। और असातिज़ा की गैरत का तकाज़ा तो ये है कि उनकी हमी तो गैरत को जो ठेस पहुंचनी चाहिए कि उन्हें ये याद कर लेना चाहिए कि तालीम के साथ साथ तरबियत, मॉरल एजुकेशन को हिफ्ज़े जान बना करके हर हाल में तालीम से मुकद्दम रखेंगे तरबियत और अखलाकियात को। वो कौन सा बयान आता है जिसकी जानिब मैं इशारा कर रहा था? 4 दिन के अंदर 2 वाकयात, 3 साल की 2 बच्चियों के साथ मर्डर और रेप, इसमें बड़ी अमर का कत्ल। 4 दिन में 2 वाकयात ऐसे पेश आए। और फिर 26 दिसंबर को एक बच्चा गायब होता है, 26 जनवरी को मिलता है, जिसकी उम्र सिर्फ 18 महीने की है और वो 1,05,000 रुपए में बेचा जा चुका है। ये हालात है। वो बच्चे जो सब्जेक्ट स्कूल क्लास टॉप कर रहे हैं, वही बच्चे अगर नशाखोरी के दलदल में माँ बाप की नाफरमानियों में, समाज में छेड़छाड़, चोरी, लड़ाई झगड़े, माँ बाप को मुसीबत में डाले हुए हैं, तो हमारी तालीम, ये मेहनत, ये सारी कोशिशें किस काम की? मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है, अपने बिगाड़ की इंतहाई बुलंदी पर है। और हम बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़ी बड़ी तैयारियां और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लेकर के क्या कर रहे हैं? हमारे घर में अगर एक बच्चा हमारा राह रात से भटक जाए, घर में चाहे 4-6 टीचर ही क्यों ना हो, पूरा मुआशरा, पूरा घर बदनाम हो जाएगा उस एक बच्चे की बेराहमी से। नशाखोरी का आलम हमारे शहर के नौजवानों का, सिर्फ लड़कों का नहीं, बच्चियों का। स्कूलों की रिपोर्ट ये है कि स्कूलों में आने के बाद असातिज़ा को बच्चों से ज्यादा बच्चियों को कंट्रोल करने में अपनी एनर्जी सिर्फ कमी कर रही है। अब आपको ये बात भी बतलाता चलो, जो 2 बातें मैंने जिक्र किए हैं ना, उनके पीछे भी मोबाइल भी कार फरमा है। छोटे से छोटे बच्चे रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, भूख लगी हो, कुछ भी हो, आप मोबाइल दे दीजिए, चुप हो जाएंगे। उन बच्चियों को भी मोबाइल का लालच देकर बुलाया गया और वो मोबाइल देकर ऐसे हिर्स हवस के दरिंदों के पीछे बच्चे चलते चले गए और जहां उनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद किया गया। हमारी तरबियत, इंसान, अच्छा इंसान बनाने की हमारी तवज्जो और फिक्र। तो मैं यही कह रहा था, 8 सिलेबस, 8 घंटे, ये बड़ी बड़ी इमारत, जूते, मोजे, बस्ते, यूनिफॉर्म सब तालीम के लिए हैं, तरबियत के लिए क्या है? जबकि तरबियत हर इंसान की हमेशा जरूरी है, तालीम हर इंसान की हमेशा की जरूरत नहीं है। क्या गैर तालीम याफ्ता दुनिया में कामयाब जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं? दुनिया के जितने अरबपति हैं, 13% ही तो उसमें ग्रेजुएट हैं। तो हम और आप ये अहद कर लें, तहैया कर लें कि असातिज़ा का काम ना सिर्फ बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना, बल्कि एक मुकम्मल कामयाब इंसान बनाना, ये उनकी फिक्र और उनके फराइज में शामिल है। मैं एक वाकया छोटा सा, आपने सुना हो शायद, बम्बई का ही वाकया है। देखो जोखो मिल का नाम सुना होगा आपने, किसी ने सुना? हाथ उठाइए। नहीं सुना। सुबह की देर में हेडमास्टर ने एक बच्चे को क्लास से बाहर बुलाया, सबके सामने ही, उसके पैर में जूता नहीं था, और ऐलान किया कि सभी बच्चे आज जो खत लेकर आए हैं, 10-5 पैसे, 58-54 जो भी है, इस बच्चे के लिए निकाल के रखें और इस बच्चे को जूता दिलाया जाएगा।
पीरियड खत्म हुई, सब क्लास में चले गए, वो बच्चा एक के बाद दूसरे क्लास में जाने लगा। एक क्लास में कुछ पैसे मिले, दूसरी में गया, तीसरी में जब जाता है, वहां पर मिर्जा बेग उस्ताद थे, उन्होंने उस बच्चे को रोका और अपनी क्लास में ऐलान किया कि कोई भी बच्चा एक पैसा इसे देगा नहीं, और उस बच्चे से कहा जितने पैसे तुम वसूल करके लाओ सब वापस करके आओ। वो गया, वापस करके आ गया। उससे पूछा क्या करते हो, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? पता, मेरा बाप मोची है, जूते पॉलिश करता है, फटे पुराने जूते सिलता है, शहर के फला कॉर्नर है। ठीक है। उन्होंने 3 पर्चियां बनाई, एक कपड़े की दुकान वाले के लिए, एक जूते की दुकान वाले के लिए और एक दर्जी के लिए। ये पर्चियां जाओ दिखाओ जूते वाले की दुकान पर, तुम्हें जूता मिल जाएगा। कपड़े की दुकान पर ड्रेस के लिए गया, कपड़ा मिल गया, दर्जी ने सी के दे दिया। ये बच्चे को बुलाया, ये तुम तो फ्री में मिल गए, लेकिन तुम ये ना सोचना कि ये फ्री में मुफ्त में मिल गया है, तुम्हें इन सब के पैसे अदा करने हैं, ये एक कर्ज है तुम्हारे ऊपर। फिर पूछा पढ़ाई के बाद आप क्या करते हो? तो कुछ नहीं करता हूँ। बोले कर सकते हो? बोले कर सकता हूँ, बाप के साथ हाथ बटा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सामान तो है नहीं। मेरा बाप काम जो कर रहा है उसके पास एक ही सेट है जो काम कर रहा है। उस्ताद से मतलब नहीं वो सामान भी दिलवाए कि आप खाली वक्त में तुम अपने बाप के साथ ये काम किया करो जो तुम्हारा बाप कर रहा है, जो तुमको आता है। ठीक है। उस कॉलेज का सिल्वर जुबली प्रोग्राम था, उसमें बड़े बड़े तालीम याफ्ता और बिजनेसमैन ताजिर हजरात बुलाए गए थे, और वो प्रोग्राम एक ऐसी शख्सियत की सदारत में मुनाकिद किया गया था जो उस वक्त मुंबई की जोको बेको मिल का मालिक था। स्टेज पर बैठे हुए सभी लोगों में वो शख्स यकीनन नुमाया था अपनी मानो दौलत और शोहरत के एतबार से। सदारती खुतबा देने के लिए जब वो शख्स माइक पर आता है और अपनी बात शुरू ही किया था, तो स्टेज से, इस डाइस से वो वापस मुड़ करके स्टेज के सबसे पीछे बैठे एक उस्ताद के पैर जाकर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि ये उस्ताद है, ये मेरे इंसानियत साजी का फरीजा अंजाम देने वाले, जिन्होंने मुझे एक जूते वाला, चमकटिया, पॉलिश करने वाला, जूता सीने वाला उस हैसियत से उठाकर आज मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है कि इस सिल्वर जुबली में जहां करोड़पति लोग मौजूद है उनकी सदारत मैं कर रहा हूं। मेरी सदारत में प्रोग्राम रखा गया। आप जानते हो कौन सा बच्चा था जिसको हेड मास्टर ने पहले के वक्त, दुआ के वक्त क्लास से बाहर निकाला था लाइन से, और सबसे कहा था सब इसकी मदद कीजिए। मेरे से पहले उसने ये कहा था कि तुम्हें सब बच्चे पैसा दे देंगे, असाध्या में देंगे, भीख मांगने की आदत तुम्हारी पड़ जाएगी, ये जाएगी नहीं। मेहनत और मुशक्कत करना है, तुम्हें अपने बल बूते पर आगे बढ़ना है। और उस बच्चे के अंदर उस्ताद की वो बातें सरायत कर गई। उसने मेहनत की, कोशिश की, और रोड के किसी कॉर्नर पर बैठकर जूता पॉलिश करने वाला आगे चल करके जो को देखो मिलकर मालिक बनता है और सिल्वर जुबली जैसे प्रोग्राम की सदारत करता है। तो आपके अंदर वो सलाहियत है, वो फल है, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप कीचड़ और जमीन में पड़े हुए बच्चे को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। टीचर ये जो बच्चे को ऊपर तक भाला और बुलंदियों तक इंसानियत के आला मकाम तक पहुंचाता है, आप सब टीचर हैं। और इसके साथ ही आप सब बच्चों की परवरिश करने के मामले में कुरान और हदीस की रोशनी में सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां आप पर हैं। आपके कदमों के नीचे जन्नत है। क्यों? आप एक औरत हैं इसलिए नहीं, आप एक माँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि मैं किसकी खिदमत करूं? आपने कहा माँ की। फिर पूछा किसकी खिदमत करूं? कहा माँ की। फिर पूछने वाले ने पूछा उसके बाद किसकी? फिर आपने कहा माँ की। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की खिदमत का फरमान जारी किया। उसके बाद फिर बाप और खाला का मकाम आया। तो आपको ये मरतबा और मकाम के कदमों के नीचे जन्नत, और 3 बार आपको खिदमत का हुक्म बच्चों को क्यों दिया गया? क्योंकि बच्चों की तरबियत, तालीम सीरत, तालीम इंसानियत का फरीजा अल्लाह तबारक तआला ने कुरान और हदीस में सबसे ज्यादा आपकी सुपुर्द किया गया है। और फिर दुनिया मानती है कि आप दुनिया की मसरूफ शख्सियात में आपका शुमार है।
तो क्या वजह है? आपका पढ़ाया हुआ बच्चा जब सब्जेक्ट स्कूल क्लास टॉप कर रहा है तो वही बच्चा चोरी क्यों कर रहा है, नशाखोरी क्यों कर रहा है, वही बच्चा जुआ क्यों खेल रहा है, वही बच्चा गाड़ियों में एक्सीडेंट क्यों कर रहा है, वही बच्चा आत्मलापरवाही क्यों कर रहा है, और वही बच्चे फिर माँ को घुट घुट करके आंसू बहाने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं, वालिदैन को खुदकशी करने के मजबूर क्यों कर रहे हैं। वो बच्चे आज किस्तों में कई वाकयात और मसाइल से और ऐसे एक्टिविटीज से, ऐसी सरगर्मियों से आपका जीना दूर कर दे रहे हैं कि आप मजबूर होकर अल्लाह के रूबरू होते अल्लाह मुझे उठा ले। गौर कीजिए, बच्चे नशाखोरी की आदत अगर पड़ गई, आपके पैसे निकालेगा, बाप के, माँ के, भाई बहनों के नहीं मिलेगा, पड़ोस को चोरियां करेगा, उस इलाके में कोई भी चोरी होगी पुलिस उठाकर ले जाएगी, आपके बेटे का नाम डाल देगी, नहीं पकड़ में आएगा। रात के अंधेरों में 2-3 बजे पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में घुसाती है, जहां आपकी बहन बेटियां होती हैं, जिनकी बहनों की इज्जत की पामाली होती है। ऐसे वक्त में आप बतलाइए कि माँ बाप अपने मरने को बुरा नहीं मांगेंगे तो क्या करेगा। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, क्यों हुआ? हम रात के आखिर पैर तक बच्चों के साथ सीरियल देख सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं, शादी ब्याह में जा सकते हैं, दोस्त अहबाब किया जा सकते हैं, लेकिन क्या 10 मिनट हम अपने बच्चों की तरक्की, क्या अपने बच्चों को 10 मिनट भी उसकी मोरल एजुकेशन, अखलाकियात के लिए, उसकी तरबियत के लिए हम दे रहे हैं क्या? जो बच्चे हमारे सामने पढ़ने आ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे आपके बच्चों की बात पूछ रहा हूं। आप मुझे जरा हाथ लगाकर बताएं, कितने लोग हैं जो रोजाना अपने बच्चों की तरबियत के लिए 10 मिनट देते हैं? मैं इंतजाम नहीं ले रहा हूं, अगर नहीं तो बच्चों को चुपाइए या खामोश कीजिए, लीजिए, वोट में चाहिए उसको। बच्चा तो बच्चा रोएगा, उसकी सिरिस में शामिल है, ज्यादा परेशान करें तो आप किनारे, ठीक है। तो इज्जत माब खवातीन, असातिज़े किराम, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के जमाने तक तालीम दी, अपने मजहब को तरफ बुलाया और ये कहा, बेटा या बुजुर्ग कर माना मेरे साथ कश्ती में सवार हो जा, वरना यहाँ पर सैलाब आने वाला है, सब डूब जाएंगे। कुरान का वाक़या है, नबी कह रहे हैं अपने बेटे को, लेकिन बेटा नबी की बात नहीं सुन रहा, अपने बाप की बात नहीं सुन रहा है। माँ उस वक्त वहां पर उसकी मौजूद है जो नूह अलैहिस्सलाम के दीन से मुत्तफिक नहीं है, और बेटा माँ के गले लग जाता है और देखते ही देखते सैलाब आता है और उसमें डूब जाता है। तो फितरी तौर पर बच्चे का रुझान, बाप खड़ा है सामने, बाप नबी भी है, बाप एक हादसे से डरा भी रहा है, तो भी नहीं माना बच्चा, और माँ की तरफ राजी हुआ, गले लगा और दुनिया धरती में समा गया। उम्मे सुलैम का वाक़या आपने पहले भी सुना होगा। बहरहाल तो मैं फितरी तौर पर यह कह रहा हूं कि बच्चों का रुझान माओ की तरफ ज्यादा है। वो बच्चे हमारी अपनी जात के हों या हमारी तालीम गाह के हों, बच्चा बच्चा होता है, अच्छे साले माशरा की तरबियत में हमारा वो होना चाहिए। बच्चे की मिसाल तो ऐसी है, आसमान से जो बारिश गिरती है साफ शफाफ पाकीज़ा होती है, बारिश का मुकद्दरा वो बूंद साहिल समुद्र सीप के मुंह में जाए तो मोती बन जाता है, गुलाब की पंखड़ियों पे जाए खुशबू बन जाए, दरिया में जाए तो लोगों की प्यास बुझाने का सबब बन जाए। लेकिन वही पानी का एक कतरा जब पाकीज़ा साफ शफाफ था, अगर गले और कीचड़ में नाले में पड़ जाए तो अपना वजूद खो देता है। बच्चा जब तवल्लुद होता है, पैदा होता है, साफ शफाफ पाकीज़ा होता है, अगर हमने इसको मोती बनाना है, खुशबू बनाना है, दुनिया की प्यास बुझाने का जरिया बनाना है, तो अपने घर के माहौल को पाकीज़ा साफ शफाफ बनाना होगा, उसका इस्तेमाल करना होगा। अगर हमने अपने माहौल को, अपने घर के और समाज के हालात को कीचड़ और नाली जैसा बना के रखा है, तो पानी की बूंद की माने वो बच्चा भी इसी बिगड़े हुए मुआशरे के बिगाड़ का एक और जरिया बन जाएगा और वो समाज और मुआशरा बिगड़ता ही चला जाएगा। हमारी औलाद, हमारी जरूरत, हमारे खानदान का फर्ज है, लेकिन वो मुआशरे का भी एक हिस्सा है। जिस तरीके से बच्चे का खिलाना पिलाना, दवा, इलाज, लिबास हमारे लिए जरूरी है, हम पर फर्ज है, इसी तरीके से बच्चे की तालीम के साथ तरबियत और अखलाकियात ये हम पर फर्ज है, जिसकी तरफ हम जारी नहीं होते। सिर्फ तालीम और तालीम की अगर हम बात करते रहे तो ये मुआशरा कब कहाँ पहुंच जाएगा। मैंने पहले ये कहा है, तरबियत, अखलाकियात, मॉरल एजुकेशन ये बहुत जरूरी है। न सिर्फ ये कि हम बैठे हमारे बच्चे भिवंडी शहर का मामला
पूरी हुई है, जमीन पर ये अनारकी फैली हुई है, इंतशार घरों का माहौल, बाप बेटों में झगड़े, बेटा अलग वकील को लेकर कोर्ट जा रहा है, बाप अलग वकील को लेकर जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, शहर में तलाक के बढ़ते हालात, नशाखोरियों से आटा और पटा हुआ ये शहर का बड़ा गंदा माहौल, आप जानते 65% क्राइम नशे के लिए और नशे के हाल में हो रहे हैं। ये जो वाकयात हुए शहर को मैंने बताया, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, आप बताइए, स्कूल में की रिपोर्ट है 60 से 70% बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल में आते हैं। पैसा डब्बे में रखा, बेटा ले जा, नाश्ता कर लेना, हम भी सो गए और बच्चा जा रहा है। अगर स्कूल में 10 मिनट लेट हुआ तो स्कूल का भी दरवाजा बंद, और आपको बच्चों को बाहर निकाल कर आप भी सो गए हैं। पैसा लेके बच्चा निकला है, न स्कूल का न घर का। अब वो 5-6 घंटे बच्चा कहाँ गुजारेगा? यही वजह है कि बच्चे यूनिफॉर्म में बस्तों के साथ हुक्का पार्लर में नजर आ रहे हैं, पिकनिक गांव में नजर आ रहे हैं, तालाब और नदियों के किनारे नजर आ रहे हैं, और सिगरेट पीते हुए, मोबाइल पर गपशप करते हुए, अपने इज्जत और इस्मत को जरा से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वो हमारे घर और खानदान का नाम खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम इन चीजों पर ध्यान देंगे, तालीम के साथ साथ इंशाअल्लाह तरबियत के माहौल को बाकी और कायम रखेंगे, वरना तो हम नस्लों को बढ़ाकर अपने मुल्क, अपने घर खानदान की तरक्की के ख्वाब देखते रह जाएंगे, और ये होगा कि नए सुबह की तलब है मगर आह ये भी डर है, नई सुबह की तलब है मगर आह ये भी डर है, ये सहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम होने जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बहुत ही अच्छा बोलते भी है, समझाते भी है, मतलब हर क्वालिटी है समझाने की। हमारे टीचर जो सुबह से थक चुके थे, आपको ये बातें सुन के काफी जोश आ गए ना, फ्रेश हो गए। तो वेलकम डॉक्टर साहब आपका भी, और मैं चाहती हूँ आप हमारे टीचर्स के लिए 2 वर्ड बोल दीजिए। कम टाइम लेके मैम भी आए हैं हमारे बीच, क्योंकि काफी बिजी शेड्यूल इनका भी होता है, तो 2 वर्ड बोलेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। तो जो भी प्रोग्राम में जाते हैं अक्सर मैं उनको सुनती हूँ, और ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं भी शायद डॉक्टर नहीं रह के टीचर रहती तो ज्यादा बेहतर था। बहुत सारे लोगों की दुआ मिलती, और जो भी प्रोफेशन में हमें उसको दिल से हमको कबूल करना है, और लोगों की खिदमत करने का अगर मौका मिलता है तो उसको जरूर करना चाहिए। आप सबसे मेरी गुजारिश है, अभी मैं पूछ ही रही थी कि हुमाना में क्या क्या करते हैं। जैसे अभी मेरे को पता चला कि ड्रॉप आउट बच्चों का, मैं एक ही बार गई शांति नगर में, बाकी और बहुत सारे स्लम एरिया में ही शायद काम करते हैं आप लोग, है ना? मेरे को मालूम नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आजमी नगर में और कहाँ है? अब मेरे को हाथ उठा के बताइए कौन कहाँ काम करता है। यहाँ पे शायद कल्याण और मुमला के लोग भी हैं। ओके ओके, बैठिए ओके। तो ये तकरीबन हमारे जो भिवंडी के जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क एरिया वो तो कवर ही हो रहा है। तो मेरे को आप सबसे ये गुजारिश है कि जैसे हम लोग का ये दशहरे के टाइम पे एक प्रोग्राम चला था, हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाई थी कि माता सुरक्षा, क्योंकि दशहरे में वो देवी को पूजते हैं, तो उसके लिए माता सुरक्षित का एक प्रोग्राम था। उसी तरह से अभी बाल सुरक्षित का प्रोग्राम चल रहा है। तो आप जिस तरह से बच्चों के साथ डील करते हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा, जैसे 1600 तकरीबन 1600 बच्चे थे शायद ना, तो उनको स्कूल में एनरोलमेंट हो गया है शायद, अब वो आपके पास, फिर आप लोग क्या करते हैं, क्या एक्टिविटी होती है आपकी? कोई एक मेरे को मतलब ये पूछना है कि आपका जॉब चार्ट कैसा होता है, क्या करते हैं आप लोग? कोई एक भी पता नहीं, बोलिए आपका, आप बोलिए। मेरे को पता नहीं, इसलिए पूछ रही कि हम लोग को आप किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हैं, बस उतना ही मालूम करना है। हाँ बोलिए। हम अभी बच्चे को पहले सर्वे कर रहे थे, बच्चों को ढूंढे, सेंटर पर पढ़ाए। तो मतलब वो बच्चे जो ड्रॉप आउट थे स्कूल से, एज ग्रुप क्या रहता उनका? 7 ईयर से 14 ईयर। ओके। उनको स्कूल में एडमिशन भी कराए, और उन बच्चों को हम स्कूल के बाद में अब हम हमारे सेंटर पर पढ़ाते हैं। अच्छा, स्कूल पढ़ने के बाद वो आपके पास आते हैं, तो उनका मतलब स्कूल की टाइमिंग के बाद वो आपके पास आए, अगर दोपहर की तो सुबह में आते हैं। ओके, मतलब अगर तकरीबन 1600 बच्चे जो आपके कांटेक्ट में थे वो आज भी आपके कांटेक्ट में है, तो मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि जैसे हम लोग का जो प्रोग्राम है उसमें हमको ये करना है कि सारे बच्चों को जो जो फैसिलिटी हम दे सकते हैं वो हमको देना है। अगर बच्चा एनीमिक है, टीबी के भी लक्षण सबको पता है, मैं टीबी डिपार्टमेंट भी संभालती हूँ, तो ये एज ग्रुप में टीबी होने के भी चांसेस, जो एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादातर स्लम एरिया है, बच्चे मालनरिश ऑलरेडी रहते हैं,
उनके घरों में टीबी पेशेंट होगा तो उनके छींकने खांसने से, या बच्चे स्कूल में जाते आपस में खेलते हैं तो उनको भी टीबी के लक्षण हो सकते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है, बच्चा अक्सर बीमार हो रहा है जो, या उसको 2 हफ्ते से खांसी आ रही, बदन में कहीं गांठ है, बच्चे का वजन बढ़ नहीं रहा, या बच्चे का वजन कम हो रहा है। अगर ये सब है तो जो सेंटर पे आप जाते हैं, जहाँ पे भी आपको पता है कि हमारा जो आरोग्य केंद्र है कहाँ है, तो उनसे कांटेक्ट करके आप उनका चेकअप करा सकते हैं। और या अगर आप चाहें तो हम लोग कहीं एक जगह, समझो अगर 2-3 सेंटर मिला के कोई एक जगह, अगर आपके 400-500 बच्चे या 100 बच्चे भी आते हैं तो हम लोग वहाँ कैंप लगा के वो बच्चों की स्क्रीनिंग करना है। उसमें हो सकता है कोई बच्चे का आंख का प्रॉब्लम होगा, जैसे बच्चे कोई उनमें अपंग रहते हैं, उनके भी अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो उसके लिए अलग से फैसिलिटी दी जाती है। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे अगर बच्चे को वो अपाइज है तो कितना % है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फिर उसको स्कूल के जो उनकी फीस है उसके लिए हेल्प होती है, भले से वो प्राइवेट में पढ़े। जिंदगी में एक बार उसको 25,000 रुपए मिलते हैं, उसका पूरा मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको भेज दूंगी। और अगर उसको थोड़ा बड़ा है बच्चा, वो कुछ काम करना चाहता है तो उसके लिए उसको हेल्प कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनके माँ बाप में भी किसी को डिफॉर्मिटी है तो उनको गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो ये सारी स्कीम्स आपको शायद नहीं पता होंगी, तो हम लोग आपको बताइए, क्योंकि आप लोगों का इतना एक्सेस है लोगों के घरों में, उनके बच्चे स्कूल जाने के बाद फिर भी आपके पास आ रहे पढ़ने, मतलब आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, वो जितना आप उनके घरों तक, हर स्कूल की टीचर उनके घर तक नहीं जाती, लेकिन आप उनके सर्वे की तो आपको उनके घर का माहौल भी पता है कि हाँ ये बहुत गरीब माहौल घर से है, या उनके घर में किसी को नशे की आदत है, कोई टीबी पेशेंट है, कोई डायबिटिक है। तो ये सबको भी आप हमारे सेंटर तक, हमारे जो भी हमारी स्कीम्स है उनसे आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप ये सब चीजें करें, और जो 1600 बच्चे आपके पास हैं उनको किस तरह से हम लोग उनका चेकअप कर सके। 1600 बच्चे में से कोई नॉर्मल भी होगा, किसी को कोई तकलीफ भी होगी, किसी को अनीमिया होगा, कोई माल नरिश होगा, तो उसको अच्छे से हम लोग किस तरह उनका मोटिवेशन करके उनको ट्रीटमेंट पे ला सके। या हम लोग एक हेल्थ टॉक भी दे सकते हैं उनको कि क्या क्या खाना चाहिए, जैसे उनको क्या न्यूट्रिशियस डाइट रहनी चाहिए बच्चों की भी। बच्चे आजकल सभी, हर घर के बच्चे खाते हैं, गरीब क्या अमीर क्या, भले हम लोग कितने लोगों को पूछते भी कि अपने बोले पैसा नहीं है और बच्चे को 5 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे दिया, पैकेट तो खाते ही रहता है बच्चा दिन पर। तो वो भी वो खा रहे बच्चे, वो थोड़ा बहुत तो हर एक का बच्चा खाएगा, लेकिन घर का जो खाना होना मिलना चाहिए उनको, वो मिल रहा है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, जैसे लड़कियां भी आपके पास होंगी, एडोलेसेंट एज की लड़कियां होंगी, तो उनको जो रिप्रोडक्टिव एज में जो उनके अंदर चेंजेस आते हैं, उनको जो कुछ सवाल होगा जो घरों में नहीं पूछ सकते, तो एक डॉक्टर को इजीली पूछ सकते। तो वैसा भी हम लोग एक थोड़े एज ग्रुप जैसे 12 से लेके 14 तक अगर आपके पास लड़कियां हैं तो उनका हम एक छोटा सा ग्रुप बना के एक डिस्कशन रख सकते हैं। मैं खुद आऊंगी, गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे, और जो एडोलेसेंट गर्ल्स रहते हैं उनमें एनीमिया का चांसेस ज्यादा रहता है, तो उनको क्या खाना चाहिए अभी, जैसे उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनमें जो चेंजेस आए, तो लड़कियों को क्या क्या खाना चाहिए जिससे उनमें खून की कमी ना हो। या गवर्नमेंट स्कूल्स में भी देखती है, आंगनबाड़ी में भी एक अनीमिया मुक्त भारत का एक प्रोग्राम चलता है, वो भी गोलियां हम लोग देते हैं, हफ्ते में 2 बार खिलाना है। अगर बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है तो भी हफ्ते में सिर्फ 2 बार उनको डोज देना है, तो ऐसे पूरे महीने का 3 महीने तक उनको देना है, तो वो उनको एनीमिया नहीं होगा। और जिनको हो चुका है तो उनको एक थेरेपेटिक डोज बोलते हैं, जो हम पहले देते हैं हफ्ते में 2 बार, वो प्रोफिलैक्सिस है, मतलब आगे ना हो इसके लिए। लेकिन जो अगर एनीमिक है उनको हम थेरेपेटिक डोज देते हैं कि उनको डेली एक गोली खानी पड़ती है, और उनको बाद में चेक करते हैं कि हाँ इसका अभी एनीमिया नहीं है, तो वो भी हमको देखते हैं। क्योंकि एक बच्ची जो पहले से ही ये है एनीमिक है या फिर मालनरिश है, फिर जब वो माँ बनेगी तो बच्चे तो उसकी जान को खतरा है ही है। भिवंडी में जितनी भी मैटरनल डेथ होती है मोस्टली वो खून की कमी की वजह से होती है। और अक्सर हमारे यहाँ देखा गया, जो एरिया में आप काम करते हैं वहाँ पे होम डिलीवरी भी होते हैं, वो लोग या तो आइजन से भगा देते या उनकी खुद की तैयारी रहती। क्योंकि हम लोग ये भी देखे कि जो पेशेंट हमारे पास 9 महीने तक आता है, जो दाई उनको 2 इंजेक्शन नहीं लगा सकती टीटी का, उनको खुद को पता है कि दाई तो इंजेक्शन नहीं लगा सकती, लेकिन वो दाई डिलीवरी बड़े आराम से कर लेती है, जो कि हमारे सेंटर में इतना स्टाफ, इतने डॉक्टर रह के भी नहीं होता है। क्योंकि डिलीवरी करने के लिए कोई नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होना ही है, लेकिन अगर ना हो सके तो इसीलिए तो साइंस ने तरक्की की है, सिजेरियन सेक्शन जो होता है, तो क्यों करते हैं, किसको तकलीफ देने के लिए या पैसा कमाने के लिए। लोगों को ये लगता है होता होगा, बिजनेस तो हर एक प्रोफेशन बिजनेस बन गया है, होता है, बहुत सारे डॉक्टर करते भी होंगे पैसा कमाने के लिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो भी जाने जा रही है आज भी भिवंडी में, वो सिर्फ होम डिलीवरी से या तो पेशेंट
पहले ही इतनी तकलीफ में रहता है कि जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके अंदर का पूरा या तो बच्चा की जान चली गई होती है या तो उसको इतना पेट पे ऐसा दबाव डालते, बैठ भी जाते, दाई लोग मारते भी है, क्या क्या सुनने में आता है। उसके बावजूद उसका अंदर का भी थोड़े दिन पहले ही एक हॉस्पिटल में डेथ हुई है, बच्चा माँ दोनों मर गए और वो सिर्फ 30 साल की थी। उसको एक बच्चा पहले भी बचा है और जो बच्चा हुआ अभी वो उसका उसी तरह मतलब पेट में डेथ हो गई उसकी। तो वो पूरा अंदर से उसका सब कट गया, उसको कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगर खून ज्यादा जाने लगा तो दाई क्या खून चढ़ा सकती है या कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। दाई के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि उसको नॉर्मली करना है, भले से वो माँ की जान जाए या बाप की जान, बच्चे की जान जाए, कोई नहीं देख रहा है और कोई हंगामा वहां नहीं होता। अगर हॉस्पिटल में एक डेथ हो जाती है, भले से वो प्राइवेट में या सरकारी में, थोड़े दिन पहले इंदिरा गांधी का भी बहुत मामला चला था, एक सिजेरियन डेथ हो गई थी। वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है, उसमें कंसल्ट भी लिया जाता है हर ऑपरेशन के लिए, छोटे मोटे प्रोसीजर के लिए कंसल्ट लेते ही है कि डेथ हो गई तो आप लोगों को पहले से हम लोग बता रहे, लेकिन वहाँ इतना हंगामा होता है। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखी हूँ कि कोई दाई के इधर हंगामा हो। ऐसा कौन सा मंत्र वो लोग पढ़ के घूमते हैं? फ्री तो वो लोग भी नहीं करते, यहाँ तक कि उल्टा सरकारी दवाखाने में फ्री हो रहा था ना, लेकिन जान चली गई तो हंगामा हुआ। पर कोई दाई के पास डेथ होती तो हंगामा नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चा मर गया रहता है या माँ के पेट में बच्चा मर गया, अभी बोलेंगे लेके जाओ अभी कोई भी हॉस्पिटल में। अब वो हॉस्पिटल में जब जाता है तो हॉस्पिटल में तो लेना पड़ेगा ही डॉक्टर को, और उसके दौरान उसकी अगर मौत होती बच्चे की या माँ की तो इतना बड़ा हंगामा होता है। लेकिन कोई ये नहीं फिक्र करता कि वो आए कहाँ से थे, कौन सी दाई के पास थे या कौन से छोटे मोटे हॉस्पिटल से आए थे जहाँ वो डॉक्टर। अब तो क्लिनिक में भी होने लगा है, क्लिनिक में भी डिलीवरी बाकायदा डिलीवरी होती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। कोई इमरजेंसी में घर में होता है तो ठीक है, लेकिन पहले से ही तैयारी रहती है कि हमको दाई के पास ही जाना है, क्योंकि दाई तो मालिश भी करती है, ये भी सुनने मिलता है। वही पेशेंट जो हमारे पास 9 महीने तक इंजेक्शन लेने आई, दवा ली, सब कुछ हुआ, जब उसको बच्चा हो गया तो क्या बोलते हैं, हमको इंजेक्शन नहीं लगाना है, हमारी दाई ने मना की, या जो भी सोकर डॉक्टर के इधर क्लिनिक पे हुआ होगा तो उन्होंने बोले अभी कोई नहीं लगाया, 40 दिन तक कोई भी इंजेक्शन देना नहीं है। तो ऐसा नहीं रहता, जो जन्म के वक्त फौरन देना चाहिए वैसे भी इंजेक्शन होते हैं। सबसे पहले तो दाई लोगों का अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले माँ का दूध लेना बहुत जरूरी है। ये पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये नई नई चीजें, जब हम भी कॉलेज में थे तो कहीं नहीं पढ़ाया गया था कि माँ का पहला दूध जो रहता है वो बच्चे के लिए वैक्सीनेशन का काम करता है। ये नई नई जो तरक्की हो रही है, जो लोगों का रिसर्च होता है, उसमें पता चल रहा है कि उसमें कितनी सारे ऐसी चीजें होती जो बच्चे की नशोनुमा के लिए, उसको बीमारी से लड़ने के लिए, और खुद माँ के लिए भी बहुत जरूरी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग करने से माँ का फायदा भी होता है और बच्चे का भी फायदा होता है। बच्चे की नशोनुमा होती है, आपस में एक बॉन्डिंग होती है, माँ को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस नहीं रहते, बहुत दिनों तक बच्चा रुकने का तकलीफ नहीं होती। तो ये सब चीजें जरूरी है लोगों को मालूम पड़ने के लिए। तो अगर आप चाहेंगे तो हम लोग बच्चों के लिए तो एक कैंप रखेंगे, अगर आप उनके पेरेंट्स को भी बुला सकते तो हम लोग उनका भी कैंप भी करेंगे और साथ में उनको काउंसलिंग भी करेंगे कि इंजेक्शन का भी बहुत ज्यादा, मीजल की भी 4 डेथ हो गई थी भिवंडी में, इंजेक्शन का भी लोग नहीं सुनते। तो आप लोगों के घरों तक आपका उन तक पहुंच है तो सबको जरूर बताना चाहिए कि इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है। कोई भी इंजेक्शन में ऐसा नहीं है कि वो लगाने से आपको बच्चे नहीं होंगे या उनकी ग्रोथ रुक जाएगी या फिर हमारे को नसबंदी के लिए दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। यही इंजेक्शन जब हज और उम्रा करने हम जाते हैं तो लेते हैं ना, 80 साल के बुढ़े को भी देना पड़ता है। पोलियो की दवा पीते हैं ना, मुंह खोल के पीते उस टाइम पे, और जब वही चीज बच्चों को दे रहे हैं तो वो गलत है, जबकि उसके लिए जरूरी है। वो 80 साल या जो भी बड़ी उम्र के लोग जा रहे हैं उनके लिए पोलियो की दवा जरूरी नहीं है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इसलिए कंपलसरी की कि उनके वहाँ पे ये बीमारी नहीं है। हमारे पास दुनिया भर के लोग आ रहे हैं तो उनसे हमको ये बीमारी नहीं हो जाए, इसलिए वो करते हैं। तो आपको इंजेक्शन के लिए बताना जरूरी है। बच्चों के लिए, नशोनुमा के लिए, उनके जिनका एनीमिक है उनके लिए आप हम लोग को मदद कर सकते हैं। अगर कैंप का, जैसे मैंने बोली, तो ये 10-15 दिन में भी अगर कैंप रखेंगे तो एक अच्छा बड़ा कैंप हो सकता है। एक जगह पे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि काफी दूर दूर एरिया, आर्मी नगर अलग है, भंडारी अलग है, जो पास के एरिया है वहाँ 2-3 लोगों का भी मिला के अगर हमको 50-20 लोग मिलते तो हम लोग उसके लिए सेंटर से डॉक्टर्स और सिस्टर भेज सकते हैं, उनका चेकअप भी होगा। चलेगा ना। तो आपको कहाँ, मतलब अगर आपकी ये होगा ना, कुछ क्लासरूम होगा आपके पास, कहाँ पढ़ाते बच्चों को? हाँ, तो जैसा भी आप चाहेंगे तो कहाँ पे कर नहीं, तो आपने कहीं तो सेंटर कर तो नहीं पॉसिबल आपने को कल प्लान दे दो या आज शाम तक, अगर अब तो आज तो पॉसिबल नहीं है, आपको ट्रेनिंग चल रही है, कल देखो प्लान उसके बाद
कहाँ अरेंज कर सकते हैं आपको एक नाम बताइए तो मैं वहाँ शांति नगर में कहाँ पे ओके चलिए हाँ मेरे को बता दीजिए आपको कितने लोग जैसे बच्चे अगर लड़कियाँ आ गई हैं तो हम लोग